हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में दिए गए जायसी ग्रंथावली से नक्श खंड जो है मैं लेके आई हूँ। तो इसके 10 पद जो है मैंने आप सभी को करवा दिए हैं और मेरे चैनल पे जाके आपको ये मिल जाएंगे जो वीडियो है 10 जो मैंने व्याख्याएं करवाई है। और इसका मैं अलग से आपको प्लेलिस्ट भी तैयार कर दूंगी, तो वहाँ भी आपको ये नक्श के खंड की जितनी भी पद हैं वो आप सभी को मिल जाएंगे। तो आज हम यहाँ इसके 11वें पद से शुरू करने वाले हैं। तो ये जायसी के द्वारा लिखा गया एक महाकाव्य है पद्मावत। तो इसके बारे में मुझे व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके बारे में आप सभी को पता ही है। और इसके नक्श के खंड में नायिका के नख से लेके नाखून से लेके शिखा यानी नायिका की जो सौंदर्य वर्णन है वो किया जाता है। तो यहाँ पर पद्मावती के एक एक अंग का वर्णन जो है किस प्रकार से किया गया है। तो हर एक पद में हर एक अंग का वर्णन किया गया है और जो भी पद शुरू होते हैं उसमें किस चीज़ की व्याख्या की गई है मैं आपको ज़रूर बताती हूँ। तो आज जो है देखिए, पहला पद पढ़ते ही आपको पता चलेगा, पुनि बरनऊ का सुंदर कपोला। अब कपोल क्या होते हैं? गाल होते हैं। तो इन पंक्तियों में जो है आपको पद्मावती के गालों का वर्णन जो है देखने को मिलता है। तो चलिए पढ़ते हैं। पुनि बरनऊ का सुंदर सुरंग कपोला, एक नारंग दुई किए अमोला। तो हीरामन तोता कहता है, तो हीरामन तोता जो है राजा रतन सेन के सामने पद्मावती के रूप सौंदर्य का जो है वर्णन कर रहा है। तो अब वो उसके मुख्य सौंदर्य का जो है वर्णन कर रहा है। तो इसमें अब उसने गालों का वर्णन किस प्रकार से किया है कि हे राजा, मैं उसके सुंदर गालों का क्या वर्णन करूं। एक नारंग दुई किए अमोला, कि मानो एक नारंगी के दो अमूल्य भाग हो, यानी कि जो नारंगी यानी संतरा होता है उसके दो टुकड़े जो है किसी ने कर दिए हों, दो टुकड़े हों। पुष्प पंख रस अमृत साधे के यह सुरंग खरोरा बांधे, कि वह कपोल जो है, गाल जो है, इतने रसमय लगते हैं कि मानो उसमें जो है पुष्प पंख यानी कि फूल के पराग में अमृत किसी ने गूंथ दिया हो, ऐसा उसको देखकर प्रतीत होता है। कि यह सुरंग खरोरा बांधे, और उससे सुंदर कत्थे की टिकिया, ये खिरोरा क्या होता है? कत्था जो होता है उसकी टिकिया जो है उसमें बांध दी गई हो। तही कपोल बाएं तिल परा। तो यहाँ पर जो है उत्प्रेक्षा अलंकार जो है इन पंक्तियों, ऊपर वाली पंक्तियों में उत्प्रेक्षा और उपमा अलंकार जो है दिया गया है। आगे है कि तही कपोल बाएं तिल परा, कि उसके बाएं गाल पर एक तिल जो है वो भी, तिल का चिन्ह जो है वो भी दिखाई देता है। जय तिल देखी सो तिल तिल जरा, कि जो भी उस तिल के सौंदर्य को देखता है उसके रोम रोम में रूप की एक जो दाह है, एक अग्नि जो है जल उठती है, यानी कि उसके जो तिल है उसको देखकर वो मनुष्य जो है वो जल उठता है। जनु घुंगुची ओहि तिल करमुही, बिरह बान साधे सामूही, कि मानो रत्ती या घुंघुची होती है, तो रत्ती या घुंघुची भी उस तिल को देखकर काले मुख वाली बन गई हो। तो जो रत्ती होती है, घुंघुची होती है, वह भी उसके तिल को देखकर काला मुंह उसका भी हो गया है। बिरह बान साधे समूही, कि मानो विरह का तीर जो है उसके सामने सध गया है। तो गुंजी यानी फूलों का हम कह सकते हैं गुंजा होता है या रत्ती उसको बोला जाता है, कि वो भी जो है उसके सामने काले, उसका चेहरा भी काला सा पड़ गया है, मानो किसी ने विरह का बाण जो है उसके सामने साध दिया हो। अग्निबाण जानो तिल सूझा, एक कटाक्ष लाख दस जूझा, कि
वह तिल अग्नि बाण जैसा है। तो उसके गालों पर जो वो तिल है वो कैसा है? अग्नि के बाण जैसा प्रतीत होता है कि ऐसा लगता है एक कटाक्ष लाख 10 जूझा, यानी कि एक निष्पेक्ष से 2 लाख से भी अधिक योद्धा जो है उस पर मर मिटते हैं। ऐसा उसका तिल है कि उसके पर लाखों लोग जो है उस तिल पर मरते हैं। सो तिल गाल नहीं गयो कि उस तिल को काल भी जो है मिटा नहीं सकता। सो तिल गाल नहीं गयो कि वह तिल ऐसा है, अब वह गाल काल जग भयो, कि वह तिल जो है ऐसा है जिसको काल भी नहीं मिटा सकता, और वह गाल का तिल अब संसार का काल बन गया है। यानी वो इतना खूबसूरत लगता है उसके गाल पर कि सबके लिए वो तिल जो है काल बना हुआ है, संसार के लोगों को मतलब मोहित कर लेता है। देखत नैन परी परछाही, तेहि ते रात शाम उपराही। कहते नेत्रों की जो काली पुतली की जो प्रतिछाया उस गाल पर पड़ती है, यानी उसकी आंखों पर जो गाल पर जो उसकी आंखों की छाया पड़ती है, वह गालों पर जो है काला तिल हो गया है। यानी कि जो तिल है उसका यहाँ पे उन्होंने ये बताया है कि ये जो तिल है वास्तविकता वो तिल नहीं, वो उसके गालों पर जो है उसकी आंखों की पुतलियों की जो छाया है वो पड़ रही है। सो तिल देखी कपोल पर गगन रहा ध्रुवगाड़, कि गाल के उस अद्भुत तिल को देखकर आकाश का ध्रुव तारा भी क्या है? अचल हो गया है। ध्रुव तारा जो है स्थिर रहता है, लेकिन उसके गाल के तिल को देखकर वह अचल हो गया है। यानी वह जो है पल पल उदय और अस्त हो रहा है, वह अपना स्थान छोड़कर अचल है। ध्रुव तारा जो है एक स्थान पर टिका रहता है, लेकिन उसके तिल को देखकर वो भी बेचैन हो उठा है। खिनहि उठे खिन बूढ़े, डोले नहीं तिल छाड़े, कि यहाँ जो कभी वो अपना खिनहि उठे खिन बूढ़े, डोले नहीं तिल छाड़े, कि वह जो है पल पल जो है आ रहा है, जा रहा है, उदय हो रहा है और अपना स्थान छोड़कर वो चलने को बिखरा है। यानी उसके तिल के सौंदर्य को सदा देखने के लिए ध्रुव तारा भी उज्जवल हो जाता है, वो भी उज्ज्वलित हो गया है उसके तिल को देखने के लिए। तो यहाँ पर तिल जैसी एक छोटी सी जो है चीज़ है जिसका कितनी विशेषता पूर्वक कवि के द्वारा, जायसी के द्वारा जो है ये वर्णित किया गया है, आप इन पंक्तियों में देख सकते हैं। तो चलिए अगली पंक्ति हम लेते हैं, अगला पद हम लेते हैं। तो जायसी की यही विशेषता है कि उन्होंने एक एक चीज़ की बहुत ही अच्छे ढंग से व्याख्या जो है इन पदों में की है। अगला है श्रवण सीप दुई दीप दीवारे। अब यहाँ पर किसकी वर्णन की गई है? अब दो दीप, अब देखिए आंखों का वर्णन हम कर चुके हैं, तो यहाँ किस 2 दीप की बात हो रही है? तो वो है कि कुंडल कनक रचे उजारे। अब कुंडल कनक कहाँ होता है? कुंडल कहाँ होता है? तो कान में। यानी कि श्रवण दीप, श्रवण कहाँ सुनते हैं? कानों से। तो इन पंक्तियों में किसका वर्णन है? कान का। तो इन पंक्तियों में पद्मावती के कान का वर्णन जो है किया गया है। तो पंक्ति से आप खुद पता कर लेंगे कि किस चीज़ का इन पंक्तियों में वर्णन हुआ है। श्रवण सीप दुई दीप सवारे, कुंडल कनक रचे उजियारे। तो यह तोता कहता है कि हे राजा, पद्मावती के कान रूपी सीप। तो कान को क्या कहा गया है? कान रूपी सीप। यहाँ पे क्या हो गया? उपमा की गई है, कान को सीपों के समान बताया गया है। 2 दीपक रूपी सीप दुई दीप झिलमिलाते हैं। तो 2 दीप जो है वो कान रूपी सीप में 2 दीपक जो है वो झिलमिलाते हैं। तो कान रूपी सीप, उसमें 2 दीपक क्या हो गए? उसके कुंडल हो गए, झलकते हैं। कुंडल कनक रचे उजारे, कि ये 2 दीपक जो पहने हुए चमकीले क्या है? सोने के कुंडल हैं।
तो यहाँ इन पंक्तियों में रूपक और उपमा अलंकार दोनों का वर्णन यहाँ किया गया है। मणिमंडल झलके अति लोने, जनु कौंधा लोकहि दुई कोने। ये मणि जड़ित जो कुंडल है बिजली के समान जो है सुंदर लग रहे हैं, सुंदर चमकते हैं। जनु कौंधा लोकई दुई कोने, ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि दोनों कानों में जो है बिजली चमक रही हो। तो जनु आ गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। दहु दिसी चांद सरूज चमकाही, नख तन भरे निरखही नहीं जाही। तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो कुंडल है मानो दो दिशाओं में रत्न से जड़े हुए सूरज और चांद जैसे चमक रहे हैं। तो ये जो कुंडल उसके कानों के हैं वो कुछ इस प्रकार से चमक रहे हैं कि जैसे लग रहा है कि दो दिशाओं में जो सूरज और चांद है वो उसके कानों में चमक रहे हैं। नखतन भरे निरखही नहीं जात, कि जिन्हें देखा भी नहीं जाता। तेही पर खूट दीप दुई बारे, उनके खूंट पर जो है दो दीपक जो है जल रहे हैं। तो उनके खूंटे पर जो है दो दीपक और जल रहे हैं। ये तो हो गया कुंडल का। अब दो दीपक क्या जल रहे हैं, दुई ध्रुव दो खूंटे बेसारे, कि लगता है दो ध्रुव तारे दो किनारों पर जो है बैठे हुए हैं। तो यहाँ आशय ये है कि जो उसके कानों के फूल है, कुंडल की बात की थी, कुंडल जो कान में सटे रहते हैं यानी यहाँ पे जो लगा रहता है उसके बारे में कहा गया है। नीचे तो कुंडल मान लीजिए इस प्रकार से हो गया। तो ये जो कुंडल है इसकी बात की गई है। ऐसा लग रहा है कि ये जो दो ध्रुव तारे हैं जो कान में फूलों कर्ण फूल के समान शोभायान दे रहे हैं। पहिरे खुम्भी सिंगल द्वीपी, कि सिंहल द्वीप की बनी हुई उसने खुम्भी पहन रखी है। सिंहल द्वीप पद्मावती का नगर राजमहल है, तो ऐसा लगता है कि उसने वहाँ के खुम्भी जो है वो पहन रखी है। जनो भरी कच पचिया सीपी, ऐसा लग रहा है कि मानो सीप में झिलमिल कच पचिया जो है वो भरी हुई हो। खिनखिन जब ही चीर सिर गहे, कापते बीज दुओ दिसी रहे, कि जब जब वह सिर के पट या चूनर को थामती है, तो जब भी वह अपने सिर पर पल्लू जो है वो ढकती है, ऊपर उठाती है या चुनरी समेटती है, तो कुंडलों की झलक से लगता है कि जैसे सभी दिशाओं में कांपती बीजू की, ऐसा लगता है कि जैसे दोनों दिशाओं में बिजली कांप उठी है। डर पही देवलोक सिंघला, परे न बीजू टूटी एक कला, कि देवता भी सिंहल द्वीप के भय खाते हैं कि कहीं जो वो बिजली की शोभा है वो बिजली ना जो है सिंहल द्वीप से घबराते हैं कि कहीं वहाँ की जो शोभा से बिजली ना हमारे ऊपर गिर जाए। करही नखत सब सेवा, श्रवण दीन असदो, तो पद्मावती के कान इतने शोभायान हैं, इतने सुंदर हैं कि उसकी झलक की जो है तारे भी नखत सब सेवा, जितने नक्षत्र तारे हैं वो सब उसकी सेवा करते हैं। चांद सूरज अस गोहने और जगत का को, कि जब सूर्य एवं चांद जो है वो उसके आभूषण हैं, गहने हैं, तो संसार में कौन उस जैसा फिर सुंदर होगा। तो यहाँ पर कवि ने कान की सुंदरता जो है कुछ इस प्रकार से की है, कानों में बसे कुंडल की शोभा जो है इस प्रकार से जो है की है। यहाँ पर एक शब्द आया था ये कचपचिया सीपी। तो कचपचिया क्या होता है, कृतिका नक्षत्र जो होता है ना उसको कचपचिया बोलते हैं, कचपची बोलते हैं। चलिए अगला हम ले लेते हैं पद, क्योंकि हमें कंप्लीट करना है सारे ही पद आज। तो सारे तो नहीं, 5 तो मैं करवा दूंगी इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाती है तो दिक्कत हो जाती है उतनी वीडियो फिर तो चलिए यहाँ पद है कि बरनोंगियू कंबु के ऋषि। अब इसमें किसका वर्णन किया गया है,
गीव, गीव क्या होता है? अब यहाँ पे एक शब्द मैंने पकड़ लिया, गीव। आगे मैं व्याख्या आगे पढ़ूंगी तब बताऊंगी, लेकिन गीव क्या होता है? गीव यानी गर्दन। तो इन पंक्तियों में पद्मावती के गर्दन का वर्णन जो है किया गया है। मैंने आपको एक एक पद इसलिए बता रही हूँ कि आपको पता चल जाए कि किस पद में किस चीज़ का वर्णन हुआ है। अगर आपके सामने 4 पद दे दिया जाए और पूछा कि इसमें किस पद का वर्णन हुआ है, तो आप पहली लाइन से ही उसको पकड़ सकते हैं कि क्या चीज़ का वर्णन हुआ है। बरनौ गीव कंबु के ऋषि कि हे राजा, अब मैं पद्मावती के गर्दन का वर्णन करता हूँ। कंचन तार बरनौ गीव कंबु के ऋषि कंचन तार लागे जनु ऋषि, कि अब मैं पद्मावती के गर्दन का वर्णन करता हूँ, जो अपनी सुंदरता के कारण जो है ऐसी सुंदरता है कि क्रोंच पक्षी जो होता है वो भी उससे क्या है, ईर्ष्या करने लग जाता है उसकी गर्दन को देख के, क्योंकि वह उससे भी अधिक सुंदर है। कंचन तार लागी जनो सीसी, उसकी गर्दन देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि शीशी में कमल की नाल, कमल जो है वो किसी शीशी में चमक रही है। कुंदे फेरी जानऊ गिड़ुकारी, तो कंचन तार लगी जनु शीशी यानी कि जो उसकी गर्दन है कमल के, मानो किसी शीशी में कमल की नाल जो है वो चमक रही हो ऐसी प्रतीत होती है। कुंदे फेरी जानू गिव काढ़ी, ऐसा लगता है कि वह गर्दन जो है खराद पर चढ़ाकर निकाल ली गई हो, खराद पे चढ़ाई गई हो, ऐसी निकाल ली गई हो। हरी पुछार ठगी जनु ढाटी, कि मोरनी से वह गर्दन किंवा मोरनी से वह गर्दन जो है हरी हो गई है। कि उस सुंदर गर्दन को देखकर हरी पुछार ठगी, की जो मोरनी है वो भी उसकी गर्दन को देखकर स्तभित खड़ी हो गई है, चौंक के खड़ी हो गई है। यानी कि जो मोरनी की गर्दन है उससे भी अधिक सुंदर पद्मावती की गर्दन है। जनु ही ये कारी परवा ठारा, कि उसकी गर्दन को देखकर मानो कबूतर भी अपना हृदय निकाल कर, परवा यानी कबूतर जो है अपना हृदय निकाल कर खड़ा हो जाता है। तही ते अधिक भाव गिव बाढ़ा, कारण यह है कि उसे पद्मावती के जो गर्दन है वो अधिक सुंदर दिखाई प्रतीत होते हैं। उसकी गर्दन ऐसी है कि मानो उसके बनाने के लिए चाक पर सांचा जो है उसके तही ते अधिक भाव गिव बढ़ा, कि उससे ही जो है उसका जो भाव है, उसने अपना सौंदर्य जो है इतनी अधिक सौंदर्य है कि पद्मावती का भाव जो है इसी से बढ़ गया है। चाक चढ़ाई सांच जनु कीन्हा, ऐसा प्रतीत होता है कि किसी चाक पर, जैसे कुम्हार जो है अपना बर्तन जो है वो बनाता है, इसी प्रकार से जो है पद्मावती के गर्दन को किसी ने चाक पर चढ़ाकर उसका सांचा जो है तैयार किया है। बाग तुरंग जानो गही लीन्हा, कि उसकी गर्दन देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो रस्सी खींचे हुए घोड़े की उठी हुई सुंदर गर्दन हो। तो जो घोड़े होते हैं उनकी गर्दन जब जो रस्सी से खींचते तो एकदम तनी हुई से प्रतीत होती है, तो ऐसा ही पद्मावती की गर्दन को देखकर लग रहा है। गए मयूर तमचुर जो हारे, उसकी गर्दन की जो सुंदरता से मयूर और मुर्गों की गर्दन लजा सी गई है। उन्हें पुकार ही सांझ सकारे, और वे जो है सुबह शाम पुकार यानी शोर मचाते हैं। पुनिते ही ठाव परी तिनी रेखा, और उसकी गर्दन में जो है 3 धारियां पड़ी हुई है। घूट जो पीक लिक सब देखा, और जब वह पान की पीक निगलती है तो उसमें उसकी जाती हुई जो लकीरें हैं वो दिखाई पड़ती है। धनी ओही गिव दिन विधि भाऊ, कि यहाँ कहते हैं कि वह गर्दन जो है धन्य है जिसको ईश्वर ने जो है इतना सुंदर बनाया है। दहु का सौले करे मेराऊ, कि देखते हैं किसके साथ ऐसी ग्रीवा वाली का संयोग होता है, कि ऐसी गर्दन जिसकी है उसका संयोग, उसका विवाह जो है किसके साथ होता है। कंठ श्री मुक्तावली सोहे अभरन गीवो,
कि हे राजा उसकी गर्दन में कंठश्री एवं जो है कंठश्री और मोतियों की माला, ये आभूषण जो है वो शोभायमान रहते हैं। लागे कंठहार हुई को तप साधा जीव, कि कौन जाने कौन ऐसा होगा जो गलहार बनकर उससे मिलेगा। कौन जाने जो है कौन सा ऐसा साधक तपस्वी होगा जिसने उसके लिए भारी तपस्या जो है की होगी। अब अगला पद हम लेते हैं, कनक दंड दुई भुजा कलाई, यानी अब इन पंक्तियों में क्या है, कनक दंड। अब कनक दंड से क्या तात्पर्य है, भुजा कलाई, यानी कि इस पंक्तियों में जो है पद्मावती के कलाइयों का, उसकी भुजाओं का, हथेलियों का वर्णन जो है किया गया है। तो तोते के द्वारा किस प्रकार से एक एक पद में एक एक चीज का जो है वर्णन किया गया है ये आप स्वयं देख सकते हैं। चलिए पद शुरू करते हैं। कनक दंड दुई भुजा कलाई, कि हे राजा पद्मावती की भुजाएं और कलाइयां सोने के डंडे के समान सुंदर है। जानो फेर कुंदेरे भाई, कि मानो वे खराद पर खरादी द्वारा घुमाई गई हो। तो यहाँ क्या हो गया, उपमा और प्रेक्षा अलंकार है। कदली गाभ के जानो जोरी, कि वे केले के नरम कल्लों की जोड़ियों के समान गद्दर या मासा, केले के जो गूदे होते हैं वो किस प्रकार से नरम होते हैं, केले के जो पेड़ की जो वो होती है जड़ें होती हैं वो किस प्रकार से नरम होती है। तो यहाँ वही वो कह रहे हैं कि उसी के समान जो है उसकी कलाइयाँ मुलायम और मांसल है। और आती वही कमल हथौड़ी, तो यहाँ कहते हैं कि उसकी जो हथेलियां हैं वो लाल कमल के समान देखने में लगती है। तो लाल कमल के जैसी है, तो यानी यहाँ पे उपमा अलंकार है। जानो रकत हथौड़ी बूरी, कि वे हथेलियां इतनी लाल है कि ऐसा लगता है, मानो ऐसा लग रहा है कि रक्त में डूबी हुई हो। तो जानो आ गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। रवि प्रभात तातवे जोड़ी, कि सुबह में प्रभात यानी सुबह में सूर्य की लाली भी उस जैसी नहीं, क्योंकि वह तो ताप में होती है, पर पद्मावती की जो लाली है वो क्या है, एकदम शीतल है। तो रवि प्रभात तातवे जोड़ी, की सूर्य की जो लाली है वो भी, उसमें भी वैसी सुंदरता वैसी लालिमा नहीं है जैसी पद्मावती के हाथों में है, क्योंकि जो सूरज की जो रोशनी होती है उसमें क्या होता है, ताप होता है, लेकिन पद्मावती की जो हथेलियां हैं वो शीतल है। हिया काढ़ी जनु लिन्ही साथा, रूहिर भरी अंगुरी नहीं साथा, कि ऐसा प्रतीत होता है मानो उसकी हथेलियां क्या है, हृदय निकाल कर, हिया काढ़ी, कि उसकी हृदय को बाहर निकाल कर जो है किसी ने रख दिया हो, उसके हाथों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है। रुहिर भरी अंगुरी तही साथा, और उसके रक्त से भरी लाल उंगलियां हैं। तो रुहिर भरी अंगुरी, और उसकी उंगलियां जो है वो कैसे लग रही है, हथेलियों के साथ उसकी उंगलियां हैं जो कि लाल रक्त से भरी हुई प्रतीत होती है। ओ पहिरे नग जरी अंगूठी, और उसमें उसने हीरे से जड़ी हुई अंगूठियां पहन रखी है। जग बनी जीव बिनु जीव जीव ओही मुठी, कि जैसी कहते हैं संसार जो है जीव रहित है, क्योंकि उसका जीवन तो उसने अपनी मुट्ठी में ले लिया है। जग बिनु जीव, कि जग जो है ये संसार जो है वो जीवन के बिना है, क्योंकि लोगों का जीवन जो है पद्मावती ने अपनी मुट्ठी में ले लिया है। बाहु कंगन टाड सलोनी, कि बाहों और कलाइयों में उसने सुंदर कंगन और टाड यानी वलय जो है वो उसने पहन रखा है। डोलत बाह भाव गति लोनी, और जब वह अपनी भुजाओं को हिलाती है तो वे इतने सुंदर प्रतीत होते हैं। जानो गति बेड़िन दिखलाई बाह डोलाई ज्यूत लीताई, और वह अपनी जब बाहें हिलाती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो नर्तकी अपनी तिरछी बाकी कलाओं का जो है प्रदर्शन कर रही है और लोगों का मन जो है वो लुभा रही है। उसकी बाहें डुलाने से इस प्रकार से प्रतीत होता है।
आगे पद है, भुज उपमा पौनार नहीं, खिन भयो तेहि चिंत, कि उसकी भुजाओं की उपमा पद्म नाल पर पूरी नहीं उतर सकी, कि उसकी भुजाओं की उपमा जो है इस प्रकार हम पूरी भी नहीं कर सकते। जो पद्मनाल होता है उसमें भी उसकी सुंदरता जो है, उसकी भुजाओं की सुंदरता जो है वो पूरी नहीं उतर सकती। खिन भयउ है तेहि चिंत, कि अतः इस चिंता में जो है पद्मनाल भी पतली हो गई है। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि आगे है, ठावही ठाव बेंद भाव उबी सांस ले तेंत, कि उसमें उसके उर में यानी उसके हृदय में इसलिए जगह जगह जो है छेद हो गए हैं और वह ऊपर उठ उठ कर नित्य दुख की सांसें लेती है। तो यहाँ पे नाल जो है, नाल की बात की गई है कि वह जो है उसकी तुलना भी पद्मावती की भुजाओं से नहीं कर सकते, क्योंकि पद्मनाल जो है वो इसी चिंता में जो है डूब गई है, पतली हो गई है कि पद्मावती की भुजाएं उससे ज़्यादा सुंदर है, और उसमें जो है छेद भी इसी कारण से, इसी चिंता से जो है हो गए हैं, और उसमें वह नित्य सुबह उठ उठ कर सांसें लेती है। ये हो गया। चलिए आगे की पंक्तियाँ लेते हैं। अगले पद में अब किस चीज़ का वर्णन है, हिया थार कुंच कंचन लारू। अब यहाँ पे किस चीज़ का वर्णन है, तो हिया थार कुछ कंचन लारू। तो यहाँ पर पद्मावती के स्तनों का जो है वर्णन कवि के द्वारा किया गया है। तो तोता कहता है कि हे राजा, अब मैं उसके वक्षस्थल का जो है वर्णन करता हूँ। हिया थार कुंच कंचर लारू, कि उसके वक्षस्थल रूपी थाल में 2 स्तन रूपी स्वर्ण लड्डू जो है वो शोभायमान है। कुंच कंचन लारू के सोने के लड्डू के समान वो प्रतीत होते। कनक कचोर उठे जनु चारू, तो ऐसा लगता है कि सोने के 2 सुंदर कटोरे उलट कर बांध रखे हो। कुंदन बेल सांची जन कूदे, और जो मानो ऐसा प्रतीत होता है कि जो चाटुकार हैं और उभरे हुए वृक्ष की गरिमा का स्पष्टीकरण जो है, कुंदन बेल साजी जन कूदे, तो वे ऐसा प्रतीत होते हैं मानो कि स्वर्ण के बेल, सोने के बेल जो है वो सजाकर रखे हो। अमृत रतन मोन दुई मूंदे, और मानो अमृत के भरे 2 रत्न ढके हो। बेधे भोर कंठ केतकी, उनके ऊपर काली घुंडी ऐसे प्रतीत होती है मानो केतकी फूल के कांटे में भोरा जो है वो बिंद गया हो। चाही भेद किंड कर चुकी, और उससे निकलने के लिए अब चोली को चीर देना चाहता हो। जोबन बान ले ही नहीं बागा, की आशा ये है कि पद्मावती के जो स्तन रूपी यौवन के तीर अब भरपूर तेज हो गए हैं और वे अब रुक नहीं पा रहे हैं। चाहे ही हुलसी हिये हठ लागा, और अब वे उभरते जा रहे हैं और वे चाहते हैं कि वे मस्ती में चलकर किसी रसिक के हृदय से बरजोरी बिंध जाना चाहते हैं। आगिन बान दुई साधु जाने, यहाँ कहते हैं कि मानो 2 सधे हुए वो अग्नि बाण से प्रतीत होते हैं। जग भेद ही जो हो ही न बांधे, कि यदि वे चोली से बंधे ना होते तो संसार को घायल कर देते। उतंग जंभीर होई रखबारी, कि वे बड़े बड़े जंभीरी नींबुओं के समान है जिनकी पूरी रखवाली होती है। छुई को सके राजा के बारी, कि किसका साहस है जो उस राजा की कन्या को हाथ लगाए। दारौ दाख फरे अन चाखे, अस नारंग दो का कह राखे,
यानी कि इस बाड़ी में अनार और दाख अनचखे भरे पड़े हैं। दारो दाख फरे अनचखे। उस बाड़ी में जो अनार और दाख हैं वो अनचखे भरे पड़े हैं। तो आशय यह है कि पद्मावती के जो रूप वाटिका में उसके अनार के दाने जैसे सुंदर दांत एवं दाख जैसे सुंदर अधर किसी ने चूमे और चखे नहीं हैं। राजा बहुत मुए तपि लाए लाई मुहि मात काहू छुए न पाए गए मरोरत हाथ। तो कहते हैं कि हे राजा, अनेक राजा लोग तप करके पृथ्वी पर माथा रगड़ रगड़ कर मर मिटे, किंतु उस सुंदरी के को कोई जो है अभी तक स्पर्श नहीं कर सका। बस सभी जो है अपना इस संसार में हाथ मलते मलते इस संसार से कूच कर गए। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम यहीं तक व्याख्या करेंगे और बाकी के जो पद है वो नेक्स्ट वीडियो में ले लूँगी और आपका ये जो टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगती हो, किसी टॉपिक पे कोई समस्या हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।